सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी APAR इस प्रकार भरें अपने स्टाफ विंडो से स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी फैक्ट और नियम के साथ। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि शाला धर्म पर निरंतर अपडेट होता रहता है, जिसकी जानकारी आपको समय समय पर रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। शाला दर्पण के जो भी कार्मिक है यानी शिक्षा विभाग के जो भी कार्मिक है, उनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है वो स्टाफ विंडो के माध्यम से शुरू हो चुका है भरना। तो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR भरने के लिए आपको स्टाफ विंडो के माध्यम से अपने आप प्रोसेस करना होगा। वो किस तरह से करना है, साथ ही आपको कौन कौन से अधिकारी है वो सेलेक्ट करने होंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है तो आपके अधिकारी कौन होंगे, शहरी क्षेत्र में अधिकारी है तो कौन होंगे, अगर आपका विद्यालय माध्यमिक है या आपका विद्यालय प्रारंभिक है तो आपके अधिकारी कौन कौन होंगे, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही आपके संबंध में कुछ FAQ यानी फैक्ट भी रखे जाएंगे, जो आपके सवालों के जवाब भी रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के कार्यालय आदेश के संबंध में। इस कार्यालय आदेश में ये बताया गया है कि लोक सेवक को अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, जो विद्यालय में कार्यरत शैक्षिक संवर्ग के लिए लोक सेवक है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक भरेंगे। यानी हमारी जो भरने की तिथि है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई रहेगी। इसी तरह कार्यालय में जो कार्यरत मंत्रालय कार्मिक अधिकारी है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भरते हैं। और प्रतिवेदक अधिकारी जो ग्रेडिंग देते हैं वो 31 अगस्त तक देंगे। समीक्षक अधिकारी है वो 30 सितंबर तक, स्वीकार करता है वो 31 अक्टूबर तक ये ग्रेडिंग देकर आगे है वो APAR भिजवाएंगे। साथ ही किनको भरनी है और किनको नहीं भरनी है, तो यहाँ पे देखिए, जो भी समस्त लोक सेवक है कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य संवर्ग के, वो सभी इसको भरते हैं। भरने का प्रोसेस दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, वो आपको बता दिया जाएगा। साथ ही उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है नियमों की जानकारी के अंदर रहकर भरना। तो इसके लिए APAR के कुछ फैक्ट हमने बनाए हैं, उसके आप भी ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ, मेरे पास समय के विद्यालय का आहरण वितरण अधिकारी 03 पावर है, मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे। तो इसका आंसर ये है कि आप अपना रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में न्यूनतम 3 माह के सुपरविजन में सेवा शर्त का पालन करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उसके अधीन की गई सेवा अवधि का चयन करना है। साथ ही दूसरा प्रश्न आता है कि मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद तो रिक्त है, प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है, लेकिन उसके पास 03 पावर नहीं है, यानी DDO पावर उसके पास नहीं है। प्रधानाचार्य का पद है लेकिन वो रिक्त है, और प्रधानाचार्य का दायित्व व्याख्याता के पास है और लेकिन उनके पास 03 पावर नहीं है। तो इस परिस्थिति में रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे? तो आपके रिपोर्टिंग अधिकारी वही होंगे जिनके पास आपके विद्यालय का आहरण वितरण अधिकारी 03 पावर है, वही आपके रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे। अगला प्रश्न है, क्या राजपत्र अधिकारी से निम्न श्रेणी का अधिकारी किसी का रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी हो सकता है? उत्तर है नहीं। निदेशालय का जो परिपत्र जारी हुआ था 23/11/2020 और उसका जो चैनल निर्धारित किया गया है उसके अनुसार नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, मैंने प्रथम बार राज्य की सेवा में 3/9/2020 को शिक्षा विभाग में कार्य ग्रहण किया है, मैं APAR प्रपत्र 1 जुलाई 2020 से 2/9/20 तक की अवधि का उल्लेख किस प्रकार से करूंगा? तो यहाँ पे उनका आंसर है कि आप APAR में 1 जुलाई 2020 से 2/9/2020 तक की अवधि का उल्लेख उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था। ऑप्शन का चयन करें और उसके अनुसार आप कार्रवाई करें। ये जो डेट बताई गई है वो वर्तमान में भी लागू हो सकती है, किसी का कार्य ग्रहण बाद में हुआ हो, किसी का पहले हुआ हो। यानी जिस अवधि में आप अगर शिक्षा विभाग में नहीं थे, लोक सेवक नहीं थे, तो लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था, ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। इसी तरह अगला प्रश्न आता है कि मैंने दिनांक 1 फरवरी 2021 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्नत होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्य ग्रहण किया है, मेरे रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी अलग अलग होंगे क्या? तो दोनों अवधि में रिपोर्टिंग अधिकारी अलग अलग प्रधानाचार्य होंगे जिनके अधीन आपने सेवा की है। रिव्यूइंग अधिकारी एक ही होंगे जो आपके अंतिम पदस्थापन के अनुसार होंगे। अगला प्रश्न है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में द्वितीय श्रेणी के अध्यापक के पास प्रधानाचार्य का चार्ज है, क्या रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में उसका चयन किया जा सकता है? तो स्पष्ट है ये नहीं होगा। मेरे रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? तो आपका ये कारण भी हो सकता है कि संबंधित अधिकारी का शाला दर्पण स्टाफ विंडो में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, या शाला दर्पण पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन होना भी बाकी हो, इसके कारण भी नाम प्रदर्शित नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि मैं ACBO के रूप में कार्यरत हूँ, CBO का पद रिक्त होने से मेरे पास CBO का अतिरिक्त चार्ज और यानी दायित्व भी है, मैं लोक सेवक से प्राप्त APAR को अग्रिम प्रेषण किस रूप में करूंगा? तो ये लोक सेवक द्वारा प्रेषित जो भी APAR आप अपनी टिप्पणी अंकित करने के उपरांत नीचे दिए गए कॉलम क्या प्रतिवेदन समीक्षा अवधि में धारित पद और वर्तमान में अंतर है का चयन कर CBO अंकित कर ई साइन प्रेषित करेंगे। अगला प्रश्न है, मैं दिनांक
ये दिनांक है दोस्तों वर्तमान के अनुसार आपके ऊपर लागू हो सकती है। ये पुरानी डेटें लिखी गई है एक उदाहरण के रूप में कि 1 जुलाई 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक था। मैंने विभागीय पदोन्नति उपरांत 2 अक्टूबर 20 को व्याख्याता के रूप में कार्यान्वयन कर लिया। यानी 1 अक्टूबर तक मैं द्वितीय श्रेणी था, 2 अक्टूबर को व्याख्याता के रूप में कार्य कर लिया। मैं एपीआर भरते समय लोक सेवक के रूप में किस प्रकार का चयन करूंगा? तो एपीआर वर्ष के अंतिम पद का चयन लोक सेवक प्रकार में करना होता है। आपके संबंध में आपको लोक सेवक के प्रकार के रूप में व्याख्याता पद का चयन करना होगा। इसके अलावा मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूँ। मैंने साला दर्पण लॉगिन से लोक सेवक प्राप्त एपीआर को कैसे फॉरवर्ड करूंगा? तो आप लोक सेवक से प्राप्त एपीआर अपनी टिप्पणी अंकित करने से पश्चात सबमिट करेंगे, ई साइन कर उसे समीक्षक अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे। इसी तरह अगला प्रश्न है कि मैंने प्रथम बार राज्य की सेवा में इस डेट को कार्यक्रम किया। ये 3 अक्टूबर 2020 को। 3 अक्टूबर को जब किया तो मैंने 1 जुलाई 2020 से 2 अक्टूबर तक एपीआर की प्रविष्टि कॉलम में राज्य की सेवा में नहीं था और 3 अक्टूबर 2020 से 30/6/21 तक एपीआर की प्रविष्टि की जानी का चयन कर रिपोर्टिंग अधिकारी को घोषित कर दिया था। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा मेरे विवरण का सत्यापन कर दिया गया है, उसके उपरांत भी एपीआर नहीं भरी जा रही है, तो क्या कारण हो सकता है? यानी चयन तो सही किया लेकिन फिर भी रिपोर्ट ये प्रविष्टि नहीं हो रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है कि आपने 1 जुलाई 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक की अवधि का जो राजकीय सेवा में नहीं होने का सत्यापन सीबीओ कार्यालय की लॉगिन से होने के उपरांत ही भरा जाएगा। जब तक सीबीओ ऑफिस से ये सत्यापित नहीं हो जाता, सत्यापन नहीं हो जाता, तो आप नहीं भर सकते। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी सीबीओ कार्यालय में संपर्क करके इसको भरवा सकते हैं। मैं संस्था प्रधान के रूप में साला में समग्र रिजल्ट का विवरण कैसे भर सकता हूँ? आप रिजल्ट वाले कॉलम में कक्षा 5, 8, 10 का परिणाम ऑल का चयन कर 12वीं का रिजल्ट समस्त स्ट्रीम का चयन कर भर सकते हैं। इसी तरह मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हूँ। लोक सेवक द्वारा प्रेषित एपीआर मैंने अपने लॉगिन पर किस टैब में देख सकता हूँ? तो आपको रिक्वेस्ट फॉर एपीआर असेसमेंट में जाकर देख सकते हैं। मैं एपीआर स्टेटस कैसे देख सकता हूं? तो आप अपने स्टाफ लॉगिन में एपीआर टैब में एपीआर स्टेटस कॉलम में जाकर वर्तमान स्थिति को देख सकते हैं। साथ ही मेरे रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो मैं अपने रिपोर्टिंग रिव्यू अधिकारी के रूप में किसका चयन करूंगा? तो आप सेवानिवृत्ति का भी ऑप्शन वहां पे उपलब्ध है, उसका चयन कर और प्रविष्टि को सत्यापन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त जो होने वाले अधिकारी की जगह वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी का भी आप चयन करें। इसके अलावा मैंने अपने एपीआर रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अवधि रिजल्ट अन्य विवरण गलत भर दिया है। अब मैं उसे किस प्रकार डिलीट करवा सकता हूँ? आप अपना एपीआर आवेदन यथोचित कारण सहित प्रार्थना पत्र नियंत्रण अधिकारी से अग्रेषित करवाकर सीबीओ या डीओ कार्यालय सीडीओ कार्यालय लॉगिन से डिलीट करवा सकते हैं और प्रतिवेदन अधिकारी या समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करने से पूर्व होगा ये काम। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि मैं शिक्षा विभाग में कार्मिक हूँ, वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग में कार्यरत हूँ, क्या मुझे एपीआर ऑनलाइन भरनी है? इसमें ऑप्शन है नहीं, आप अपनी एपीआर पूर्व की भांति ऑफलाइन ही भेजें। मॉड्यूल में प्रविष्टियां कौन से फॉन्ट में की जानी है? तो इंग्लिश और मंगल फॉन्ट में की जानी है। मैं अपने समीक्षक अधिकारी के रूप में सीडीओ का चयन करना चाहता हूं जिसके पास जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय का प्रभार है। सीडीओ के रूप में सर्च करते समय इनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो इसका कारण ये भी है कि मूल पदस्थापित पद के अनुसार ही नाम प्रदर्शित होगा। आपको जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के रूप में सर्च करके चयन करना होगा। मेरे समीक्षक अधिकारी पदोन्नत उप निदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर हो गई है, क्या मुझे अपना प्रतिवेदन उन्हें भेजना है? इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यही बात है कि न्यूनतम 3 माह की अगर आपने सेवा की है उससे ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है, चाहे पदनाम परिवर्तन हो गया हो। ये तो थे कुछ प्रश्न जो के बारे में मैंने आपको अपनी जानकारी दी, साथ ही भरना कैसे है वो भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। इसी के संबंध में अगर आपके कोई भी और भी प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर बताएं। अब बात करते हैं इसको भरने के संबंध में। आपको साला दर्पण पर आना होगा। साला दर्पण पे आप अपनी स्टाफ विंडो को लॉगिन कीजिए, तो आपके सामने साला दर्पण का इंटीग्रेटेड पोर्टल इस तरह से ऑन हो जाएगा। भरने से पूर्व दोस्तों आप अपनी चैनल व्यवस्था को जरूर देख लेवें। चैनल व्यवस्था के अनुसार ही आपको रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी एक्सेप्टिंग अधिकारी है वो जो है वो सभी सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे 3 डॉट नजर आ रहे हैं, 3 लाइनें, वो आपको क्लिक करना है उसके ऊपर। तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको ये देखिए एपीएआर का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से इसको खोल लीजिए। यहाँ पे आपको 3 तरह के जो ऑप्शन मिलते हैं उसके अंतर्गत पहला एपीआर डैशबोर्ड है, दूसरा एपीआर डैशबोर्ड बिफोर 2020-21 यानी इससे पहले की जो एपीआर है वो भी है, और फैक्ट जो मैंने आपको बताया वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप जानना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब एपीआर भरनी है तो एपीआर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एक मैसेज शो होगा और इसके साथ ही यहाँ पे आपको 25-26 के ऊपर क्लिक करना है एपीआर भरने के लिए और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही आपके सामने आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी जो शालादर्पण के प्रपत्र 10 के अनुसार रहेगी। और यहाँ पे भरने के लिए नीचे देखिए क्लिक टू फिल एडिट एपीआर का एक ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी वेतन श्रृंखला के कार्मिक है, मंत्रालय या अन्य अधीनस्थ कार्मिक है, तृतीय द्वितीय श्रेणी के शैक्षिक कार्मिक है, व्याख्याता प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य है, कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है, जो भी है वो चयन कीजिए। उसके बाद जब एपीआर भरना शुरू करते हैं नीचे फ्रॉम डेट टू डेट लिखा आएगा, तो यहाँ पे आपको जो पिछला सेशन 2025-26 है वो सेलेक्ट करना होगा 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2026 तक, यानी 1 जुलाई 2025 से यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। 1 जुलाई 2025 से आगे की जो टू डेट है इसमें आ जाएगी 30 जून 2026, यानी 25-26 की एपीआर के लिए अवधि आ जाएगी। इस अवधि के दौरान अगर आपने कोई 15 दिन या उससे अधिक की छुट्टियां ली है तो लिव फ्रॉम टू वो भी डेट आ जाएगी कब से कब तक छुट्टियां ली है। एपीआर के अंतर्गत एपीआर की प्रविष्टि की जानी है वो सेलेक्ट करना है। फॉर्म टाइप के अंतर्गत आपको राज्य अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों के लिए क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और पोस्टिंग पहले से वो ऑटोमेटिक ये जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ड्रॉप बॉक्स में मिल जाएगी और इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन का जो बटन अभी तक हाइड है वो आपको शो होने लग जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी जो चयन अवधि है एपीआर का पीरियड है वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग और अधिकारी सारे खाली नजर आ रहे हैं। यहाँ पे चूज ऑफिसर के रूप में कर सकते हैं और फिल एप्लीकेशन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो इस अवधि के दौरान आपके यानी 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक कौन कौन से अधिकारी, रिपोर्टिंग अधिकारी सबसे पहले खुलेगा, तो रिपोर्टिंग अधिकारी कौन है वो उसका चयन करना है आपको। उसका चयन आपको वर्किंग के रूप में, अगर वर्किंग है तो रिटायर्ड है तो रिटायर्ड, डेथ, सस्पेंड जो भी है, और उसको सर्च करने के लिए आपके पास उसकी स्टाफ आईडी होनी चाहिए। स्टाफ आईडी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं और बाई पोस्ट भी सर्च कर सकते हैं। जो भी आप चुनेंगे उसके अनुसार ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएंगे। उन सभी ऑप्शन यानी जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उनके अनुसार जब आप भरते हैं उसके बाद सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। कुछ सेकंड ये सर्चिंग करेगा। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर के रूप में जब आप खोलेंगे तो वो ऑफिसर आपके आ जाएगा, उसको चयन कीजिए। जैसे ही आप चयन कर लेते हैं तो ऊपर की ओर रिपोर्टिंग अधिकारी जो अभी खाली आ रहा है उसमें उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर का भी आ जाएगा और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का भी नाम आ जाएगा। इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली का भी मैसेज बताएगा। ऑफिसर का चयन होने के बाद आपको फिल एप्लीकेशन के रूप में यहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी आपको अपनी एप्लीकेशन फिल भी करनी होगी। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे उससे पहले दोस्तों आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपने अपना ऑफिसर का चयन गलत कर दिया है तो डिलीट ऑफिसर का भी ऑप्शन मिलेगा। पूरी एंट्री आपकी गलत है तो डिलीट एंट्री एप्लीकेशन का भी ऑप्शन मिलता है। और अंत में अगर आपकी एप्लीकेशन सही है तो लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके माध्यम से हमें एप्लीकेशन है वो आगे प्रेषित करनी होती है। अब इसके अंतर्गत जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो स्टेप 1 के अंतर्गत नामांकन, ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग, प्रगति, जन सहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान, राज्य सरकार द्वारा योजनाओं में योगदान, ये सभी आपको भरने होते हैं। सेव एज ए ड्राफ्ट के रूप में सेव कीजिए। उसके बाद परीक्षा परिणाम है, परीक्षा परिणाम भर दीजिए। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियां जो भी है वो डाल दीजिए। इस वर्ष के दौरान आपको कोई प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है तो प्रशिक्षण प्रकार, अवधि और प्राप्त उपलब्धि वो भी डाल के सेव कर दीजिए। और उसके बाद आप द्वारा अगर कोई विशेष कार्य किया गया है प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा तो उसका विशेष कार्य का विवरण भी आप डाल सकते हैं, उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर सकते हैं और फॉर फिनिश एंड लॉक एपीआर हेयर लिखा हुआ है, यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। दिस दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन, यह एप्लीकेशन फिर आपकी लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने एपीआर है वो खुद ही भी भर सकते हैं, अधिकारियों का चयन कर सकते हैं। और एपीआर में क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है वो भी आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।